जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए साइंस की क्लास में। आज हमारी हरियाणा ग्रुप डी 2026 साइंस की क्लास नंबर 20 है और जो ये सीरीज चली हुई है आपके लिए एकदम बेहतरीन सीरीज है। 15 नंबर की साइंस आएगी, एकदम आराम से रिलैक्स होके मेरे ऊपर विश्वास करके मेरे दोस्त पूरी सीरीज को ज्वाइन कर लेना। आपके एग्जाम में गारंटी के साथ 15 में से 15 नंबर आपको साइंस के देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बाकी क्लासेज का जो टाइम है, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, साथ में आपको हरियाणा करंट अफेयर्स मंथली कराई जाएगी। जीके जीएस सुबह 11 बजे, साइंस 2 बजे और मैथ की डेली रात को 9 बजे। और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 230 रुपीज़ में आप हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट PYQ कंप्लीट PDF विद हरियाणा करंट अफेयर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करेंगे आज। और कल मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में भी दिया था, जिसके अंदर पूछा गया था कि वनोन्मूलन यानी कि डिफोरेस्टेशन, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटोगे तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका इफेक्ट, उसका रिजल्ट क्या होगा। भूमंडलीय उष्मीकरण होगा यानी कि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और डेजर्टिफिकेशन होगा यानी कि मरुस्थलीकरण हो जाएगा, भूमि मरुस्थल बन जाएगी। और वर्षा की कमी भी हो जाएगी, ठीक है, वर्षा की कमी हो जाएगी, रिडक्शन इन रेनफॉल। तो तीनों के तीनों यानी कि ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? सी ऑप्शन, सभी के सभी। ग्लोबल वार्मिंग रहेगी, डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीय भूमि हो जाएगी, और रिडक्शन इन रेनफॉल, अगर आप ज्यादा से ज्यादा काटोगे पेड़ों को, अगर ज्यादा से ज्यादा काटोगे, ठीक है। हमारी पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। और पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। और आजकल वनों का जो कटाव है एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। और डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि भाई वनों को समाप्त करके, और वन जहाँ पे थे, जहाँ पर ज़्यादा जंगल थे, उनको काट करके वहाँ पर ज़्यादा कुछ फैक्ट्री लगाना या कुछ लगाना, या वहाँ पे खेती के लिए भूमि को उपयोग्य बनाना, घर बनाना, कारखाने बनाना, फर्नीचर की ज़्यादा, भाई जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो फर्नीचर की भी जरूरत पड़ेगी, ईंधन के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। और इससे हमारा क्या होगा भाई? ग्लोबल वार्मिंग होगा। हमारा जो जल चक्कर है यानी कि जो वाटर साइकिल है वो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा, वर्षा में कमी आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन। और मृदा के अंदर, मिट्टी के अंदर ह्यूमस की जो कमी है वो आ जाएगी, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी, धीरे धीरे मिट्टी जो है मरुस्थल के अंदर बदल जाएगी, उसी को हम डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, तीनों के तीनों राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन वनोन्मूलन के परिणाम है? पूछा गया है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिजल्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन करने से क्या होगा भाई? यहाँ पे देखो, आप जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल काटने की जगह पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। जंगल काटने से राइज इन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, CO2 सतर में वृद्धि होगी, CO2 लेवल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं पेड़। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, जो हमारे लिए हानिकारक होगी। भूजल सतर में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि जो जल का जो सतर है वो बहुत नीचे चला जाएगा, पानी नहीं मिलेगा। बाढ़ और सूखापन यानी कि फ्लड्स आ जाएगा, ठीक है, फ्लड्स आ जाएंगी, ड्राउट्स आ जाएगी, सूखापन हो जाएगा। वनोन्मूलन से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है, इसे टेम्परेचर, CO2 सतर में वृद्धि होगी, भूजल आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, और सूखे जैसी समस्याएं इससे हो जाएंगी, ठीक है। तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन के परिमाण है? तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 2 3 4, चारों के चारों रहेंगे, ठीक है। भूजल सतर के अंदर वृद्धि, राइज इन ग्राउंड वाटर लेवल, भूजल सतर में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। भाई वृद्धि नहीं होगी, यहाँ पे गलत दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे गलत दे दिया है। भूजल सतर में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। भाई भूजल सतर में डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, ये गलत है, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर इसके अंदर कौन सा लगाओगे? पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी लगाओगे। इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ए नहीं रहेगा, ठीक है।
भाई भूजल स्तर में वृद्धि नहीं होगी, भूजल स्तर के अंदर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, एक जगह जहां जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। भाई आपने देखा होगा जो जानवरों की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है तो उनको एक स्पेशल जगह के ऊपर रखा जाता है और उनको क्या कहा जाता है? उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट रहेगा। 1 2 3 4 ऐसे लिखे, इनको आप कट कर दोगे, ठीक है। देखिए जहां पर ज्यादा जंगल है वहां पर कुछ प्राणियों को रखा जाता है उनके रहने का स्थान, क्यों? ताकि वो सुरक्षित रह सकें, उनका संरक्षण हो सके, वो जाति विलुप्त ना हो। तो इसके लिए वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं, जैव मंडल बनाए हैं, जू चिड़ियाघर बनाए हैं, ठीक है। वृक्षारोपण से, पेड़ लगाने से, खेती करने से, चारागाह यानी कि चारा उगाने से, वृक्षों की कटाई, शिकार, ठीक है, ये सब क्या है यहाँ पर निषेध होते हैं। जो वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी होती है, वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, वहां पर आपको वृक्षारोपण करना, कृषि खेती करना, चारागाह यानी कि चारा उगाना या वृक्षों की कटाई करना, शिकार करना या जंतुओं से उनकी खाल प्राप्त करना, ये सब उसके अंदर क्या होता है? बैन होता है, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जंतु और उनके आसपास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट है वह स्थान जहां प्राणी अपने प्राकृतिक पर्यावास में सुरक्षित रहते हैं। प्राकृतिक पर्यावास में सुरक्षित, वन्य जीव उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, जीव मंडल रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 550। यहाँ पे क्या दिया गया है? दिया गया कि वन्यजीव पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल सुरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यहाँ पे पूछा गया कि वन्यजीव पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? ए लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल रिसोर्सेज एंड द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ ऑफ द ट्राइबल ऑफ दैट एरिया इज कॉल्ड। वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीव मंडल रिजर्व या उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन रहेगा वो कहलाता है जीव मंडल रिजर्व, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। दीज एरिया आर क्रिएटेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बायोडाइवर्सिटी एंड ट्राइबल लाइफ। ये जो क्षेत्र हैं प्रकृति, जैव विविधता और आदिवासी जीवन के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, जहां पर वन्यजीव, पौधे और जंतु संसाधन तथा उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन की सुरक्षा की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व। ये वाइल्ड लाइफ वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि पक्षियों के रहने के लिए, राष्ट्रीय उद्यान भी आपको यहाँ पे हर जगह पे आपको कटाई जो है नहीं करने दी जाती, चारा उगाना नहीं दिया जाता, कृषि नहीं आप यहाँ पे कर सकते, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा, ठीक है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, किसका अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां? व्हाट मीन्स ऑल द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, उसको हम बोलेंगे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। विविधता ही जीवन की आधारशिला है, ठीक है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम एंड ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के लिए और इकोसिस्टम के अंदर यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन और मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है बायोडाइवर्सिटी। तो ओनली वन आपका करेक्ट रहेगा इसके अंदर, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे केवल और केवल करेक्ट रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा पंचमढ़ी के अंदर एक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, जहां पर जो सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य वहां पे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र
उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने के अंदर सहायता करता है। वो है मेरे दोस्तों जैव मंडल रिजर्व यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व सबसे हम जानेंगे बात भाई, वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होता है। ये ऐसा क्षेत्र जहां पर वन्य जीवों की रक्षा और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करता है। राष्ट्रीय उद्यान भाई, ये जो क्षेत्र है ये प्राकृतिक विविधता के संरक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण होता है। जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जो जैव विविधता, पर्यावरण के स्थायित्व और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण में सहायक होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएगा। जैव मंडल जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने के अंदर सहायता करता है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, पूछा गया कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसको बोलते हैं? ये संरक्षित क्षेत्र जो केवल स्थानिक प्रजातियों के लिए संरक्षण के लिए है, ऐसे क्षेत्र जो केवल पौधे और जीवों के लिए संरक्षण के लिए है, ये वे क्षेत्र जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओनली थर्ड करेक्ट रहेगा। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र प्रकृति के संरक्षण और मानव के सतत विकास के बीच संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, मानव संस्कृति को सुरक्षित और सतत विकास को बनाए रखने के अंदर मदद करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला दिया गया है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। द ट्रीज एंड प्लांट्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया are called the flora of that area and the animal are called the fauna। इसमें बोला गया कि एक the trees and plants found in एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वृक्ष जो पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं, उस एरिया को बोलते हैं फ्लोरा। और उस एरिया के अंदर जो एनिमल पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको फोना बोलते हैं। तो पहला इसके अंदर सही है। ठीक है, तो हमें बताना कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट भाई, पौधे और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्र स्पीशीज कहते हैं। द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया इन ए स्पेसिफाइड वे और आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज। भाई एंडेमिक स्पीशीज का मतलब होता है जहां पर एक स्पेशल स्पीशीज होती है, जो पेड़ पौधे हैं या जंतुओं की एक स्पेशल स्पीशीज किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है और आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगी, उसको हम एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं। ये भी सही है। जैव मंडल जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध है, एवं दंडनीय अपराध है। भाई बायोस्फीयर रिजर्व और एरिया, बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया नहीं होता है भाई, ये तो आपके भाई राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, ये आपके वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं, जहां पर आपको जंतुओं को मारना, शिकार करना या उनको पकड़ना प्रोहिबिटेड होता है, पनिशेबल होता है, दंडनीय अपराध होता है। ये बायोस्फीयर रिजर्व तो किसके लिए बने होते हैं? यानी कि जहां की वो विशेष क्षेत्र की जो जनजाति है उनको सुरक्षित करने के लिए बने होते हैं। ठीक है, स्पीशीज सजीवों की समष्टि का वह समूह जो एक दूसरे से अंतर जनन करने में सक्षम होते हैं। स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग विद ईच अदर। तो केवल और केवल इसके अंदर थर्ड जो है वो गलत है, बाकी इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों के तीनों कथन सही है, लेकिन सी इसके अंदर गलत है। बल्कि बायोस्फीयर रिजर्व नहीं होता, वो तो क्या होता है मेरे दोस्तों? वन्य जीव अभ्यारण्य होता है, जहां पर आपको जंतुओं को मारना, शिकार करना, खेती करना, ठीक है, चारागाह करना, ये सब वहां पे निषिद्ध होता है। नेक्स्ट, भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? भारत का पहला, इंडियाज फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इज, भाई जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, या सतपुड़ा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सतपुड़ा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो क्या है? एक आरक्षित श्रेणी यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है। यहाँ पर सागौन वन, आपको यहाँ की जो वन है, सागौन की लकड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सागौन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड। रणथंभौर राजस्थान। गिर कहां पर है? गुजरात के अंदर है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है आपका?
गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट भाई, वह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं, उपयुक्त में से ज्यादा सटीक है। पूछा गया है इट कंजर्व फ्लोरा। फ्लोरा मैंने क्या बोला था भाई, जो एक विशेष क्षेत्र के अंदर पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, फ्लोरा। और एक विशेष क्षेत्र के अंदर जो जंतु पाए जाते हैं, एनिमल पाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, फोना बोला जाता है। ठीक है, इट कंजर्व फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, विच ऑफ द अबव इज मोस्ट एक्यूरेट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, या मेरे दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से पूछा गया, देखिए आपने कहीं पे सड़क किनारे देखा होगा एक बोर्ड लगा होगा, वहां पर लिखा मिलेगा, जैसे मैंने सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताया, इंडिया फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है। ठीक है, आरक्षित क्षेत्र है पहला भारत का सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि, वहां पे लिखा रहेगा निषेध, जो यहाँ पे प्रवेश क्या है, निषेध है। ठीक है, ये वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि, ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा, वन्य जीव, फ्लोरा, फोना और लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स। भाई देखिए वन्य जीव तो मैंने आपको बताया भाई, वन्य जीव आपके क्या करते हैं, वन्य जीव करते हैं जो पेड़, जो जंतु हैं, प्राणी हैं, जो जंगल है, एक विशेष जंगल के अंदर उनको सुरक्षित करने के लिए रखा जाता है। ठीक है, लैंडस्केप आपकी दृश्य भूमि, दृश्य भूमि का मतलब है जहां पर लोग पिकनिक वगैरह वगैरह मनाने के लिए आते हैं या वह उस चीज को देखने के लिए आते हैं, यानी कि एक हिस्ट्री के रूप में, भाई ये हमारे भारत देश की हिस्ट्री है और यहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है। वनस्पति एक विशेष क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, फ्लोरा जिसको बोलते हैं, ऐतिहासिक धरोहर हेरिटेज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। ये सब चीजें आपको नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर, बाघों की एंश्योर दी सर्वाइवल ऑफ टाइगर्स, बिल्कुल सही है। देश में बाघों का संवर्धन, बाघों की संख्या के अंदर, एनहेंस दी पॉपुलेशन, टाइगर की जनसंख्या बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट है देशों में बाघों की शिकार में अधिक वृद्धि हो, ये गलत है भाई। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य ये है, इसका उद्देश्य ये है कि जो बाघ हैं, जो विलुप्त टाइगर हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उनको क्या करना, वो ज्यादा से ज्यादा जीवित रह सके, उनको संरक्षण प्रदान करना, और बाघों की संख्या के अंदर भी क्या करना, वृद्धि करना, लेकिन शिकार के अंदर वृद्धि नहीं करना। ठीक है, तो पहला और दूसरा केवल सही है, बाकी इसके अंदर क्या है, थर्ड गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किसमें मानवीय, जैसे चराना, अवैध शिकार करना, जानवरों को पकड़ना, मारना, जलावन पौधे की लकड़ी या औषधीय पौधे एकत्रित करना स्वीकार्य नहीं है। तो मैंने आपको बताया था भाई। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीव मंडल रिजर्व। ठीक है, जहां पर आपको कुछ भी चराना, अवैध शिकार करना, जानवरों को पकड़ना या उनको मारना, पौधे की लकड़ी, औषधीय पौधे एकत्रित करना आपको वहां पे स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे, वैसे बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ये सब चीजें नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई जीव मंडल रिजर्व एक जनजाति के लिए बनाया गया है, वो वहां पे शिकार कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके लिए ही वो बनाया गया है, ताकि वो जनजाति क्या रह सके, उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके, वो वहां पे चरा भी सकते हैं, शिकार भी कर सकते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर भी ऐसा नहीं, लेकिन आप राष्ट्रीय उद्यान, इसका स्टिक आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी लगाओगे, नेशनल पार्क इसका स्टिक आंसर लगाओगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे दोस्तों जीवमंडल रिजर्व ना दिया होता और कुछ दिया रहता तो आप उपरोक्त सभी लगा सकते थे, पहला और दूसरा, लेकिन इसका स्टिक आंसर राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि आजकल भाई पेड़ पौधों के लिए और जंतुओं के लिए संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यान कई नियम लागू किए गए हैं। नेक्स्ट बताइए, परितंत्र के निर्माण में कौन भाग लेता है। द फॉलोइंग टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन भाग लेते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से सभी कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। परितंत्र का निर्माण अजैव घटक, पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीवों के परस्पर संबंध और क्रियाओं से होता है। इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ इंटररिलेशनशिप ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। राइट ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट है, वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वो विलुप्त हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? दुर्लभ जातियां, अक्षतीय आंशिकता जातियां, संकटापन जातियां या भेद जातियां, यानी कि रेयर स्पीशीज वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, वे विलुप्त हो सकते हैं, विलुप्त नहीं हुए हैं, विलुप्त हो सकते हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे? यानी कि वो संकट के अंदर है भाई। संकटापन जातियां हैं, यानी कि एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। संकटापन जातियां वे जातियां होती हैं जिनकी संख्या प्रकृति में तेजी से घट रही होती है और यदि संरक्षण प्रयास न किए जाएं तो वो विलुप्त हो सकती हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज आर दोज whose population is decreasing rapidly in nature and may become extinct if conservation efforts are not made। ऐसे जंतुओं को सुरक्षित रखना और उनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। It is our responsibility to protect and conserve such animals। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार संकटापन प्रजातियां उच्च जोखिम के अंदर होती हैं, जैसे बंगाल टाइगर है भाई, भारतीय गेंडा यानी कि इंडियन राइनोसोरस है, और रेड पांडा है, और स्नो लियोपार्ड है। ये विलुप्त होती प्रजातियां हैं, यानी कि ये क्या है? इनकी जो संख्या है वो तेजी से घटती जा रही है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? संकटापन प्रजातियां बोलेंगे, अनडेंजर्ड स्पीशीज बोलेंगे। दुर्लभ किसको बोलेंगे? रेयर स्पीशीज, जो हमें रेयर ही देखने को मिलती है लेकिन रेयर ही देखने को मिलती है। वल्नरेबल स्पीशीज जिनकी अक्षती यानी कि होती जा रही है बहुत जबरदस्त तरीके से, इन जो खत्म हो चुकी है। एंडेमिक जो है ही नहीं, ठीक है, जिनको हम भेद ही नहीं सकते। एक टन कागज बनाने के लिए पूर्ण विकसित पेड़ लगते हैं। ये बोले कि एक टन कागज बनाने के लिए आपको कितने पेड़ काटे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, हमें कागज की बचत करनी चाहिए, ठीक है। जो आप ये बार बार बुक खरीदते हो, हमें बुक दे दो, बुक दे दो, और कोचिंग वाले आप माफिया लूटते रहते हैं जबरदस्त तरीके से आपको, एकदम आपके जो घर की तजूरी है, आपके माँ बाप का जो पैसा है, एकदम उसके अंदर सेंध लगा ली है कोचिंग माफियाओं ने मेरे दोस्तों। मैं इनके प्रति एक दिन वीडियो जरूर बनाऊंगा, जब टाइम आएगा, समय आएगा, तो इन्होंने आपके पैसे के अंदर सेंध बना ली अच्छे तरीके से, और आपका पैसा अच्छे तरीके से लूटा जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा किताबें बनेंगी तो क्या होगा मेरे दोस्तों? ज्यादा से ज्यादा पेड़ कटेंगे, क्योंकि कागज पेड़ से ही बनते हैं, और एक टन कागज बनाने के लिए मेरे दोस्तों लगभग इसने पूछा है कि कितने वृक्ष हमें काटने पड़ते हैं? 17 पेड़ों को बलिदान करना पड़ता है भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 17 पेड़ों को एक टन कागज बनाने के लिए कई पूर्ण विकसित का मतलब है जो अच्छी तरह से बड़े हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं। इसलिए पेड़ों का संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ, ठीक है। आजकल तो मेरे दोस्तों डिजिटल जमाना है, मोबाइल है, टैब खरीद सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर नोट्स बना सकते हो, बहुत सारी आपको चीजें मिल गई हैं। इन कोचिंग माफिया ने तो आपको लूट का रास्ता अपना लिया, ठीक है। और मैं इतनी बेहतरीन तरीके से साइंस की आपको क्लासेज कराऊं, लेकिन कोई भी सुधार नहीं है, ना क्लास शेयर में, ना व्यूज के ऊपर कोई ध्यान है। और जब जो मेरे से पढ़ रहा है, विश्वास करके पढ़ना मेरे दोस्तों, जो मेरे से पढ़ रहा है या तो विश्वास करके पढ़ना, नहीं तो मेरे से मत पढ़ना। मेरे से विश्वास करके पढ़ोगे, गारंटी दूंगा साइंस के क्वेश्चन, भले ही आप जब हमारी सीरीज खत्म हो जाएगी उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर लगा के देख लेना, आपको सेम क्वेश्चन ना मिल जाए तो बोल देना मेरे को। और जब हमारा पेपर हो जाएगा तब आप पछताओगे, जब मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, देखो यहाँ से आया है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या दिया गया है कि जंतुओं में जनन की 2 विधियां होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इन एनिमल देयर आर 2 मेथड और रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? एक मेल गैमेट्स का, एक नर युग्मक का और एक मादा युग्मक का होना जरूरी है, और दोनों मिलके फर्टिलाइजेशन का निर्माण करते हैं, यानी कि निषेचन होता है। और दोनों के निषेचन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। पहला सही है। जनन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है, ये भी सही है भाई। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएंगे। फिर बता रहा हूं, लैंगिक
अलैंगिक जनन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल गैमेट की और फीमेल गैमेट की, नर युग्मक और मादा युग्मक मिल करके फर्टिलाइजेशन बनाते, निषेचन होता है उनके मिलने से निषेचन होगा तो किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा, जाइगोट का निर्माण होगा। लेकिन जो अलैंगिक जनन है जिसको आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है, उनके अंदर किसके कारण होता है, बडिंग के कारण होता है भाई, बडिंग, ठीक है। बडिंग के कारण से क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा यानी कि विखंडन होगा, विखंडन से क्या होगा, रीजनरेट होंगे यानी कि वो पुनरुत्पादन करेंगे, ठीक है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, जंतुओं में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलित होकर क्या बनाते हैं, संलित होकर क्या बनाते हैं, अभी मैंने आपको बताया लैंगिक जनन के अंदर भाई ऐसी चीजें किसके अंदर होती हैं, लैंगिक जनन के अंदर होती हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन के अंदर नर और मादा की जरूरत पड़ेगी, नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट और मादा गैमेट फीमेल गैमेट मिलकर के क्या बनाएंगे, युग्मज का निर्माण करेंगे, जाइगोट का निर्माण करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जाइगोट के निर्माण से क्या होगा, भ्रूण बनेगा और भ्रूण बनने से क्या होगा, गर्भस्थ शिशु यानी कि फेटस का निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा, गर्भ का निर्माण होगा, ठीक है। नर और मादा मिलकर के क्या किसका निर्माण करते हैं, युग्मज बनाते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर के, दोनों संलित होकर के क्या बनाते हैं, युग्मज, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से भ्रूण यानी कि एम्ब्रायो का निर्माण होता है और फिर के उसके बाद गर्भस्थ यानी कि शिशु पैदा होता है, फेटस का निर्माण होता है, ठीक है। तो पौधों की तरह भी नर और मादा युग्म, पौधे भी जंतु की तरह ही बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों के अंदर कौन सा जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है यानी कि जिसको आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। वो भी पौधे भी मिल करके, नर और मादा युग्मक होते हैं पौधों के अंदर भी, वो भी मिल करके किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं और युग्मज एक नया जीव बनाता है, ठीक है, नया जीव बनाता है मेरे दोस्तों। और इस प्रकार जो जनन है नर और मादा युग्मक का सृजन, उसको क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन बोलेंगे, ठीक है, लैंगिक मेल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, नर युग्मक या शुक्राणु कहां पर उत्पन्न होते हैं, नर युग्मक या शुक्राणु कहां पर उत्पन्न होते हैं, वृषण यानी कि जिसको आप टेस्टिस बोलते हैं, इमेज के अंदर आप देख रहे होंगे ये शुक्राणु नलिकाएं होती हैं, ठीक है, और यहां पर शुक्राणु उत्पन्न होते हैं कहां पर, शुक्राणु नलिकाओं के अंदर, सेमीफेरस ट्यूबुलस के अंदर, ठीक है। तो यहां पे पूछा गया नर युग्मक या शुक्राणु कहां पर उत्पन्न होते हैं, वृषण के अंदर यानी कि टेस्टिस। शुक्राणु वृषण की शुक्राणु नलिकाओं के अंदर होते हैं यानी कि स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन दी सेमीफेरस ट्यूबल्स ऑफ द टेस्टिस। राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर, नर युग्मक या शुक्राणु उत्पन्न कहां पर होते हैं, वृषण के अंदर, ठीक है, वृषण के अंदर उत्पन्न होते हैं और वृषण में भी कहां पर, शुक्राणु नलिकाओं के अंदर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। लेकिन आप राइट ऑप्शन क्या लगाओगे, सी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट रहेगा, ठीक है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं, वो कहां पर उत्पन्न होते हैं, फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड विच आर कॉल्ड ओवा, वेयर आर दे प्रोड्यूस। देखिए ये फीमेल मादा प्रजनन तंत्र आप देख रहे होंगे, इमेज देख रहे होंगे यहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इमेज देख रहे हैं यहाँ पे मेरे दोस्तों। ये ओवरी जिसको आप बोलते हैं, ये ओवरी होते हैं, ठीक है। और ओवरी के इन दोनों के यहाँ से क्या होता है भाई, एक अंडाणु होता है ओवम, और जो ओवम है वो यहीं से उत्पन्न होता है। ओवम इज प्रोड्यूस्ड हेयर, यानी कि अंडाणु जिसको आप मादा युग्मक बोलते हैं, अंडाशय यानी कि ओवरी के अंदर उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, यानी कि यहाँ इसके अंदर ये उत्पन्न होते हैं। ओवम यानी कि फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन ओवरी, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। देखिए मानव यानी कि स्त्री के अंदर प्रति महीने 2 अंडाशय, 2 ओवरी जिसको आप बोलते हैं, 2 ओवरी में से किसी एक, कोई एक अंडाशय क्या होता है, विकसित होता है, ठीक है, कोई एक अंडाशय विकसित होता है और उस अंडाशय के विकसित होने से जो अंडाणु है और जो डिंब है उसका जो निर्माचन है वो अंडवाहिनी के अंदर होता है, ठीक है। और गर्भाशय एक ऐसा भाग है जहां पर शिशु का विकास होता है, और शुक्राणु की तरह अंडाणु भी कैसी कोशिका है, एकल कोशिका है। अगर आपसे पूछा जाए शुक्राणु कैसी कोशिका है, एकल कोशिका है, ठीक है, यूनिसेलुलर आप बोल सकते हैं। और अंडाणु भी कैसी कोशिका है, ओवरी भी कैसी, एकल कोशिका है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करिए, गलत कथन की पहचान करिए। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी बहुकोशिकीय है,
अभी आपको बताया भाई मल्टी सेलुलर नहीं है, ठीक है, ये क्या है, मल्टी सेलुलर नहीं है, ये तो यूनिसेलुलर है, एकल कोशिकीय है, ठीक है। यहाँ पे शुक्राणु, ये स्पर्म है, और ये ओवम यानी कि अंडाणु, अंडाणु है, दोनों मिलकर के स्पर्म और ओवम मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, एक गर्भ का निर्माण करते हैं, और गर्भ के निर्माण से गर्भ के अंदर क्या बच्चा पैदा होता है। अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु तथा डिंब का निमोचन अंडवाहिना के अंदर होता है। ये मेरे दोस्तों ओवरी है, और एक साइड में ओविडक्ट यानी कि अंडवाहिनी जिसको आप बोलते हैं। फ्रॉम आइदर वन ऑफ द ओवरीज वन मैच्योर ओवम और एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट, ठीक है। इसने वो हमने बताया कि जो मादा जनन अंग है, जो स्त्री है, उसके अंदर एक जोड़ी क्या होता है, ओवरी यानी कि अंडाशय होता है, एक उसके अंदर क्या होती है, ओविडक्ट होती है, ठीक है, और एक उसके अंदर भाई क्या होता है, गर्भाशय होता है, एम्ब्रॉय जिसको आप बोलते हैं। और जो अंडाशय है यानी कि जो ओवरी है, वो क्या उत्पन्न करते हैं, वो उत्पन्न करते हैं मादा युग्मक, और जिसको आप उसको क्या बोलेंगे, ओवरी यानी कि अंडाणु, जिसको आप डिंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिंब बोलते हैं। और स्त्री के अंदर प्रति महीने दोनों अंडाशय में से, दोनों ओवरी में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु और डिंब का निमोचन अंडवाहिनी के अंदर होता है, यानी कि ओविडक्ट के अंदर होते हैं। और गर्भाशय ऐसा भाग है जहां पर शिशु का विकास होता है। तो शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है, बहुकोशिका नहीं है, मल्टी सेल्यूलर नहीं है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना भाई। पहला दिया गया है, जनन परक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का सेलन है। ये बोला कि जनन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होना जरूरी है। भाई शुक्राणु और अंडाणु का संलयन यानी कि होना जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संयत होकर के एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। फिर बोल रहा हूं, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्पर्म और ओवम के विलयन से, स्पर्म और ओवम के संलयन से, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और स्पर्म और ओवम के मिलने से क्या बनेगा, युग्मज बनेगा यानी कि जाइगोट बनेगा। यही इसने बोला है, पहला सही दूसरा सही। मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि उससे क्या होगा, भ्रूण बनेगा। तो मनुष्य, काऊ, गाय सभी के अंदर क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों कथन सही हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे दोस्तों, हमारी क्लास देखिए, मैं आपको जो करवाने जा रहा हूं, लगभग मेरे दोस्तों 1000 क्वेश्चन कराऊंगा बस एनसीईआरटी के। 1000 में से अगर आ जाए, और जो पीवाईक्यू हैं उनमें से आ जाए, बस 2000 क्वेश्चन करना मेरे से और पढ़ के जाना। और यही क्लास आपके एग्जाम से पहले मैराथन में करवाऊंगा। जिसको करना है वो भी अभी करें और साथ में रिवीजन तब भी करेंगे, ठीक है। नीचे दिए गए कथन को पढ़ना है और आपको आंसर देना है। पूछा क्या है कि मुर्गी में बाह्य निषेचन होता है। मुर्गी एक अंड परजक जंतु है, ठीक है, मुर्गी एक अंड परजक जंतु है। क्या S1 और S2 क्या दोनों सही हैं, या दोनों गलत हैं, या दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। मुर्गी के अंदर बाह्य निषेचन नहीं होता है, ठीक है। देखिए, जो निषेचन वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, ठीक है, मादा के शरीर के अंदर होता है, उसको आंतरिक निषेचन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन बोलते हैं। बाह्य निषेचन हम इसको नहीं बोलते हैं, ठीक है। बल्कि जो फर्टिलाइजेशन, निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन मुर्गी के अंदर इंटरनल होता है, नोट एक्सटर्नल, बाह्य नहीं होता है, गलत है। मुर्गी एक अंड परजक जंतु है। इन हैन फर्टिलाइजेशन, हैन इज ओविपेरस एनिमल दैट इट लेज एग, ये सही है। बोला कि मुर्गी जो है एक अंड परजक जंतु यानी कि अंडे देती है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। S2 इज करेक्ट एंड S1 इज इनकरेक्ट। S2 सही है और S1 गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है भाई, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे जो हैं, मेंढक का अंडा अगर आपने देखा होगा उसके ऊपर भी कवच, मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच से नहीं ढके होते हैं, ठीक है। और ये मेंढक के जो अंडे बहुत कोमल होते हैं,
तो इसलिए आप बाह्य निषेचन आप बोल सकते हैं। बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आप मछली के अंदर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूछा गया कि कौन सा कथन पात्रे निषेचन से संबंधित नहीं है। पात्रे निषेचन का मतलब है वाइट्रो फर्टिलाइजेशन से। वाइट्रो फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? पात्रे निषेचन। आईवीएफ, आईवीएफ का नाम तो सुना होगा, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती हैं, जिसको बच्चा नहीं हो रहा है तो आईवीएफ के माध्यम से हम आपको बच्चा करके देंगे। ठीक है, वही होता है मेरे दोस्तों आईवीएफ, वाइट्रो फर्टिलाइजेशन आप जिसको बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको बोला जाता है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के जरिए शरीर के अंदर निषेचन होता है। फर्टिलाइजेशन ऑक्यूर्स इनसाइड द बॉडी थ्रू ए टेस्ट ट्यूब। क्या ये गलत है या सही है? इसमें युग्मज का निषेचन होता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस इन इट। अंडाणु को महिला के अंदर शरीर के बाहर शुक्राणु के साथ निषेचित किया जाता है। ओवम इज फर्टिलाइज्ड विद स्पर्म आउटसाइड द बॉडी ऑफ द वुमन। ये सही है। आपने कुछ स्त्रियां या कुछ पुरुष देखे होंगे जो बच्चे पैदा करने में, शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं। ठीक है, तो जो स्त्रियां असमर्थ होती हैं तो वो आईवीएफ करवाती हैं। ठीक है, और ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर है उनके अंदर क्या करते हैं, ताजा अंडाणु या शुक्राणु इकट्ठा कर करके, ठीक है, और उनको आईवीएफ के जरिए, जिसको आप शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके, आईवीएफ अगर निषेचन होता है तो युग्मज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। ठीक है, जिसके बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है और माता के गर्भाशय के अंदर ही, देखिए आईवीएफ ऐसा नहीं कि ट्यूब के अंदर बच्चा पैदा होता है। जो बच्चा पैदा होता है वो गर्भाशय के अंदर ही पैदा होता है और शिशु का जो जन्म है वो एक जो सामान्य बच्चा जन्म लेता है वैसे ही जन्म लेता है। ठीक है, सबसे पहले ओवम का कलेक्शन किया जाता है। ओवम के कलेक्शन के माध्यम से अंडवाहिका के अंदर भाई इंजेक्शन के थ्रू उसको छोड़ा जाता है। ठीक है, स्पर्म कलेक्शन किया जाता है, फिर उसका निषेचन होता है, फिर भ्रूण का गर्भाशय यानी कि एम्ब्रियो के अंदर उसको ट्रांसफर किया जाता है। आईवीएफ में अंडाणु को महिला के शरीर के बाहर शुक्राणु के साथ टेस्ट ट्यूब या लैब में निषेचित, यानी कि उसको पहले बाहर ही टेस्ट ट्यूब के अंदर, लैब के अंदर उसका फर्टिलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, फिर बाद में उसको गर्भाशय के अंदर छोड़ा जाता है। ये प्रक्रिया निसंतान जो दंपति हैं उनकी सहायता के लिए की जाती है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑक्योर्स? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स, इन एम्फीबियंस, स्तनधारियों में, उभयचरों में, पंछियों में, स्टेपलाइट्स में। मेंढक, टोड आदि में बाह्य निषेचन होता है। मेंढक हो गए, टोड हो गए, ऐसा आपने देखा होगा बहुत बार। आप जंगली जो यहाँ पे जलीय जीव हैं ये, ठीक है, मेंढक, इनके अंदर क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। यानी कि जो उभयचर होते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर वो होते हैं जो पानी के अंदर रहने वाले हैं। ठीक है, तो मादा जो है जैसे ही अंडे देती है और जो नर है उस पर क्या छोड़ देता है, शुक्राणु छोड़ देता है। जैसे ही मादा अंडे देगी, नर उसके ऊपर अपने शुक्राणु छोड़ देगा और जो प्रत्येक शुक्राणु है वो अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं और शुक्राणु जो है अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल युग्मक का जो संलयन है, मेल और फीमेल युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, ना कि अंदर होता है, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मछली, स्टारफिश, जितने भी जलीय प्राणी हैं उनके अंदर क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन नहीं होता है? मेंढक, मछली, स्टारफिश, कुत्ता। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अगर आपको क्लास बेहतर लगी हो, अच्छी लगी हो तो मेरे दोस्तों सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में और लाइक कर देना, और अपने भाई समझ के, अपना मित्र समझ के, अपना जो भी बहन है अपना भाई समझ के, जो अपना दोस्त समझ के, जो भी मेरे दोस्त, जो भाई अपना मेरे को दोस्त समझेगा, साथी समझ के एक बार इस सीरीज को ज्वाइन कर लो, पूरी सीरीज को ज्वाइन कर लो, अच्छे से ज्वाइन कर लो, अपनी कॉपी पेन के अंदर नोट कर लो। ऐसे तरीके से नोट करो जब आपका एग्जाम आए आपको बस रिवीजन करना पड़े। ठीक है, तो हमारी सीरीज को ज्वाइन करते रहें सभी को, और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 230 रुपीज में कंप्लीट पीडीएफ हरियाणा ग्रुप डी के लिए आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।